हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया नीट T5 जो कि 9 अक्टूबर 2022 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कंडक्ट हुआ था। ये पेपर काफ़ी अच्छा था और ये मॉडल पेपर था। जितने आपके T1 से T4 तक के जितने टॉपिक हुए थे उन सबको मिला करके ये पेपर हुआ था। पेपर अच्छा था, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग 10 सवाल वो देखने वाले हैं जो सिली मिस्टेक के से हुए हैं आप लोगों से। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि आज के पेपर में सवाल बहुत ही इजी और बहुत ही सिली मिस्टेक्स वाले आप लोग गलत किए हैं। बहुत से सवाल जो कि आप लोग के लब से गलत हुए हैं वो होने नहीं चाहिए। तो आज हम लोग उन 10 सवालों को देखेंगे जिनमें आप लोगों ने लब से गलत किया है। एक एक सवाल का अच्छे से आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स आर शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपको पता लाइफ साइकिल के 3 पैटर्न थे। एक था हैप्लॉन्टिक, ठीक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ठीक, और एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बच्चों को एक बड़ी समस्या आती है कि सर ये आप तैयारी करने वाले जो फ्रेशर बच्चे होते हैं जो पहली बार तैयारी करते हैं वो हैप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक फंस जाते हैं कि सर हैप्लॉइड हैप्लॉन्टिक में क्या अंतर है, डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक में क्या अंतर है। देखिए, डिप्लॉइड किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम के सेट को डिनोट करता है, उसको बताता है। हैप्लॉइड का मतलब एक सेट है क्रोमोसोम का, डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट है, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3 सेट है क्रोमोसोम के। लेकिन हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये जीवन चक्र में कितने समय तक कौन सा फेज रहेगा उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। आपकी बुक पे जहां पर लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म दिया हुआ है वहां आप ध्यान से देखिए। अगर बहुत लंबे समय तक हैप्लॉइड फेज रहा होगा तो बोलेंगे हैप्लॉन्टिक, ठीक। बहुत लंबे समय तक अगर डिप्लॉइड फेज रहा, स्पोरोफिटिक फेज रही तो डिप्लॉन्टिक, और अगर 50-50 रहा तो बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये ड्यूरेशन ऑफ फेज विच आर सस्टेन्ड फॉर विच टाइम पीरियड, इसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन है कि लंबे समय तक हैप्लॉइड रहेगा तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लंबे समय तक डिप्लॉइड रहेगा डिप्लॉन्टिक, और लंबे समय तक अगर हैप्लॉइड दोनों बराबर रहेंगे तो बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड ये सेट ऑफ क्रोमोसोम को डिनोट करता है। ये एक सेल की प्रॉपर्टी है और ये एक ऑर्गेनिज्म के जीवन चक्र की प्रॉपर्टी है। तो तैयारी करने वाले लगभग आधे से ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि सर हैप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक में क्या अंतर है। बहुत से बच्चे तो ये भी जानते हैं कि हैप्लॉन्टिक में कोई डिप्लॉइड फेज नहीं होती, डिप्लॉन्टिक में कोई हैप्लॉइड फेज नहीं होती। तो आज मैं बता दूं, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों फेज होती है। कम से कम जाइगोट तो जरूर होगा। बात को समझिए, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लाइफ साइकिल का पैटर्न होता है डिप्लॉइड हैप्लॉइड फेज दोनों रहती है। ये बात समझिए, कितना समय तक रहेगा उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो आज ये कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हुआ कि भाई ये क्या चीज़ है। अब ये क्वेश्चन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, आपको पता है कि जब वेराइटी है लाइफ साइकिल के पैटर्न की तो उनको शो करने वाले, एग्जिबिट करने वाले ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, पहला आता है हैप्लॉन्टिक। मैं क्या बोल रहा हूँ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, ठीक, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, ठीक। और डिप्लॉन्टिक में ऑल जिम्नोस्पर्म, ठीक, ऑल एंजियोस्पर्म, ठीक। अब एक्सेप्शनली इसमें एक फ्यूकस एल्गा है। फ्यूकस एक एल्गी है जो कि फियोफाइसी का मेंबर है। ये एक्सेप्शनली डिप्लॉन्टिक है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लो में ऑल ब्रायोफाइट्स, ठीक, ऑल टेरिडोफाइट्स, ठीक, ऑल ब्रायो और टेरिडो, और एक्सेप्शनली 3 एल्गी, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प। ये 3 ऐसे एक्सेप्शनली एल्गी हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, और ये एल्गी डिप्लॉन्टिक है और हैप्लॉन्टिक है। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन लंबी कहानी है वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फ्यूकस है, ये एल्गी है, एक्सेप्शनली है, और ये हैप्लॉन्टिक तो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी है। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है डिप्लॉन्टिक, मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। अब आप चूंकि ये क्वेश्चन आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं तो सबसे पहले आप जिम्नो एनजीओ के मेंबर छांट लो। ध्यान से देखिए, फाइकस
फ्यूकस और एसाइकस दिया। ये दोनों तो आपकी बुक में दिए हैं कि ये जिम्नोस्पर्म के सदस्य हैं, और फ्यूकस मैंने आपको बता दिया, ये तो बुक में लिखा है। अब आपका आंसर बी सी डी भी है, लेकिन फाइकस में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ये पीवाईक्यू है। फाइकस का जिक्र आपकी अनसॉल्व्ड के पीवाईक्यू में कई जगहों पर किया गया है, लाइफ साइकिल के लिए किया गया है, गैमीट के टाइप के लिए किया गया। तो फाइकस जो होता है यही होता है बरगद, बरगद और पीपल। और हमें पता है बरगद पीपल क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म। तो मैं जब मैं पहले बोल रहा हूँ कि ऑल एंजियोस्पर्म शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसका मतलब फाइकस भी शो करेगा। तो फाइकस बरगद और पीपल होता है, इसकी दो स्पीसीज होती हैं। फाइकस बेंगालेंसिस जो होता है वो बरगद होता है, और फाइकस लेजियोसा जो होता है वो पीपल होता है। इसका मतलब ये एंजियोस्पर्म है। तो ए बी सी डी, तो बच्चों ने पीवाईक्यू जिन्होंने ठीक से पढ़ा होगा, लगाया होगा, उन्हीं को पता था कि ये फाइकस जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले ये ओनली बी सी डी का ऑप्शन नहीं था, मैंने इसके ऑप्शंस को बाद में बी सी डी किया ताकि आप लोग के लिए यही 3 लगाओ, और बहुत से बच्चों ने यही लगाया है। और आप देख सकते हैं तकरीबन 1443 बच्चों ने सवाल गलत किया है। ये बाद में मैंने इसको चेंज किया था, इसलिए इसका आंसर सेकंड है भाई। ठीक है, तो फाइकस यहाँ पर बरगद और पीपल दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये जीनस लिखा हुआ है। फाइकस बेंगालेंसिस बरगद है और फाइकस लेजियोसा पीपल है। ये एंजियोस्पर्म है, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपका बना हुआ है। ये सेकंड आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। जब ये ऑड वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये किसी कैरेक्टर के रेफरेंस में चारों ऑप्शन सेट होते हैं। आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी कैरेक्टर का मेंशन नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई कैरेक्टर का मेंशन नहीं है। हो सकता हो कि यहाँ पर आगे भविष्य में आप क्वेश्चन मिले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर। अब ध्यान से देखिए, पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है, ये तो आपको दिख ही रहा है। अभी तक की जो जानकारी हमें बुक से मिली है उसके आधार पे हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। ये लिखा है ये मेल गैमेटोफाइट है, इसमें भी कोई शक नहीं। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें भी कोई शक नहीं। ध्यान से देखिए, और ये है फीमेल स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो गैमेटोफाइट हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो गैमेटोफाइट हैं, एक स्पोरोफाइट है। तो ये तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बेस पर हमने ऑड निकाल लिया, थर्ड आंसर। दूसरी बात पे ये हैप्लॉइड है, एक कैरेक्टर, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक, और ये डिप्लॉइड है। मैं क्या बता रहा हूं, अब पुलाइडी के बेस पर अगर आप निकालेंगे तो भी आंसर थर्ड आएगा। तो मैंने क्या बताया, ऑड जैसे जो क्वेश्चन होते हैं आप किसी भी कैरेक्टर के बेस पे लेके चल सकते हैं, दोनों से आंसर थर्ड आएगा। आपने पुलाइडी लेके चले तो भी आंसर थर्ड आएगा। आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लेके चलेंगे कि गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है, तो ये गैमेटोफाइट है मेल, ये गैमेटोफाइट मेल, और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने माइक्रोस्पोरोफिल लिखा होता तो समस्या हो जाती, क्योंकि 3 आपके मेल के स्ट्रक्चर होते, एक फीमेल का होता, तो आंसर निकालना मुश्किल हो जाता। बात को समझिए, अगर यहाँ मैंने माइक्रोस्पोरोफिल लिखा होता तो ये तीनों मेल के हो जाते, ये फीमेल का, तो आप कहते सर आंसर थर्ड होगा कि फोर्थ होगा, तो वहाँ पर दोनों आंसर सही हो जाते हैं। बात को समझिए, इसलिए यहाँ मेगा स्पोरोफिल लिखा है, यहाँ 2 फीमेल के हैं 2 मेल के हैं, और चूंकि 4 में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता ऑड में, तो आप देखो ये तीनों हैप्लॉइड हैं, ये डिप्लॉइड, इसलिए आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, तो ऑड वाले क्वेश्चन में आप किसी भी कैरेक्टर से चल सकते हैं, और ऑड निकालने का मतलब है कि जब तक क्वेश्चन में कोई कैरेक्टर मेंशन ना हो सकता है भविष्य में आपको क्वेश्चन मिले कि भाई इस कैरेक्टर के बेस पर आप इसका ऑड निकालिए। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड। लिखा हाउ मेनी आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्कोमाइस्टीज। अब स्कोमाइस्टीज क्या है, एक फंजाई का क्लास है, इसमें कोई शक नहीं, फंजाई का क्लास है, ठीक। और इसके मेंबर यूनिसेलर और मल्टीसेलर हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। यूनिसेलर का एग्जांपल ईस्ट है, जिसे हम लोग नॉन माइसीलियल फंजाई कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये नॉन माइसीलियल फंजाई कहते हैं, और कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई, ये भी सही है। अब ध्यान से देखिए, स्पोर जो होते हैं वो एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक, सेक्सुअल भी हो सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। एसेक्सुअल का ही एग्जांपल है कोनिडिया पहला, एप्लानोस्पोर, जू स्पोर, ठीक, एप्लानोस्पोर, जू स्पोर, कोनिडिया, ये एसेक्सुअल स्पोर है। और सेक्सुअल स्पोर तो सर आपको पता है पहले से ही, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर।
ठीक, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर। अब ध्यान से लिखा है वेजिटेटिव स्पोर, तो स्पोर वेजिटेटिव नहीं होता, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, एक्सोजिनसली है, तो ये स्पोर कहीं वेजिटेटिव नहीं होता। और फंजाई में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, ठीक, और फिशन हो सकता है। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं। और स्पोर सेक्सुअल, एसेक्सुअल वेजिटेटिव नहीं हो सकता है। तो पहले ये सेक्सुअल ही लिखा हुआ था, बाद में मैंने इसको वेजिटेटिव चेंज किया ताकि आपको जानकारी हो कि स्पोर वेजिटेटिव नहीं होते, ध्यान रखिए। बाद में मैंने इसको चेंज किया था, तो ए बी डी, तो इसमें 3 सही हो गए। 3 हमारा ये नहीं है, 3 हमारा यहाँ है। ये पहले बता चुका हूँ कि अमाउंट यहाँ ढूंढते हैं, ऑप्शन यहाँ ढूंढते हैं, दैट इज 4th आंसर। अब ये गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, देखिए आपको पता है ये फर्टाइल नहीं होता, स्टेराइल होता है, पहली बात, ये स्टेराइल है, ठीक, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। अब देखिए व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू द सेपल दे आर कॉल्ड इपीब्रिंजल, ये पूरा सेंटेंस तो सही लिखा है, लेकिन ये सेपल नहीं, ये पेटल होगा, ठीक। अब ये क्या चीज़ है, हमें पता कि एंजियोस्पर्म में अलग अलग फैमिली में कोहेशन एडेशन देखने को मिलता है। कोहेशन सिमिलर पार्ट्स के बीच हो सकता है, एडेशन डिफरेंट पार्ट्स के बीच होता है। तो एडेशन वाले एग्जाम्पल में एक होता है इपीपिटेलस, इपीपिटेलस, इसमें कोरोला एंड्रोसियम से जुड़ता है। अब कोरोला एंड्रोसियम 2 डिफरेंट फ्लोरल पार्ट अपेंडेज हैं, इसका मतलब ये एडेशन का एग्जाम्पल है। इसमें अब कोरोला की यूनिट होती है पेटल, इसका मतलब, और पेटल, और इसका एग्जाम्पल है सोलेनेसी फैमिली, ठीक। इसका मतलब एंड्रोसियम जब पेटल से जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे इपीपेटेलस, और यहाँ लिखा सेपल, इसलिए गलत हो गया। और सोलेनेसी का मेंबर ब्रिंजल होता है, आपको पता ही है। ऐसे ही एक चीज़ होती है एडेशन का एग्जाम्पल इपीफिलस, इसमें कोरोला नहीं, इसमें पेरियंथ, इसमें जो पेरियंथ होता है वो जुड़ता है एंड्रोसियम से, और ये भी एडेशन का एग्जाम्पल है। और इसका यूनिट होती है टेपल, और ये लिलिएसी फैमिली में होता है। ये तो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है ही। अब देखिए सिनकार्पस, जो सिनकार्पस है, सिनकार्पस मतलब कार्पेलरी जब आपस में जुड़ जाए, कार्पेल्स आपस में यूनाइट करें, तो ये आपका कोहेशन का एग्जाम्पल है, ठीक। जैसे सिन एंड्रस, सिन एंड्रस, जब स्टेमेन आपस में जुड़ जाए, एक बंडल बना ले, स्टेमेन पूरा का पूरा यूनाइट हो जाए, तो ये भी आपका कोहेशन का एग्जाम्पल है। कोहेशन सिमिलर फुल अपेंडेज के बीच होता है, एडेशन डिफरेंट अपेंडेज के बीच में होता है, तो इसलिए आपका गलत है। और इसीलिए आपका सवाल बहुत आसानी से लब से गलत हो गया। पहले यहाँ पेटल ही लिखा था, बाद में इसको मैंने ही चेंज किया है, ठीक है, बात को समझिए, क्योंकि पेपर मैं ही बना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पहले पेटल लिखा था, बाद में माइनस को सेपल, इसीलिए आपका क्वेश्चन ये लब से गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, दैट इज 1st आंसर। अगला सवाल, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, ये तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए। अब पहला प्रश्न, सर ये जो एनाइसोगैमस, आइसोगैमस और ऊगैमस हैं, ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ठीक। गैमीट किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से यूनाइट करते हैं, उसके बिहार पर ये क्लासिफाई किया गया है। ये एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, ध्यान से देखिए। एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, ऊगैमस, ये तीनों क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी में पाए जाते हैं, ठीक है, आपकी बुक में दिया। ऊगैमस जो होता है केवल और केवल रोडोफाइसी में केवल ऊगैमस मिलता है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, ऊगैमस, ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी दोनों फैमिली मिलता है, और रोडोफाइसी में केवल ऊगैमस मिलता है। तो आइसोगैमस मोटाइल यूरोथेक्स से ठीक है, और आइसोगैमस नॉन मोटाइल ये गलत है, ठीक, क्योंकि एनाइसोगैमस वाली ये मैचिंग सही है, और ऊगैमस पोरफायरा एक्रेड लगी, ये भी सही है, और आइसोगैमस नॉन मोटाइल ये स्पायरा का सही है। तो आपके 4 मैचिंग सही हो गई, दैट इज आंसर विल बी 1st, ठीक है। तो ये तीनों आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ठीक है। और आइसो, एनाइसो, ऊगैमस ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी में पाए जाते हैं, और रोडोफाइसी में केवल ऊगैमस होता है। और ये यूडोराइना का एग्जाम्पल जो है ये एनाइसोगैमस से है, तो ये वाला गलत है। 4 सही हो गए, ए बी नहीं, ए नहीं, ए सी डी ई 4 आंसर, दैट इज 1st आंसर। द एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच प्लांट ग्रुप, इन्हीं को बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा, जो पहले के क्लासिफिकेशन हुआ करते थे, इन्हीं को बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा या एम्ब्रियोफाइट्स है। अब सबसे पहले ब्रायोफाइटा में क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स में जाइगोट में
जाइगोट में मियोसिस ना होकर, मियोसिस नहीं हुई, माइटोसिस हो गया, और जिससे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो बना। ठीक, और इसी एम्ब्रियो से आगे माइटोसिस डिवीजन से स्पोरोफाइट बना, मल्टी सेलुलर। तो ये कैरेक्टर एडवांस था, बेटर था, इसीलिए आगे के सभी प्लांट ग्रुप में है। तो ये ब्रायो में भी है ये कैरेक्टर, ये टेरिडो में है, ये जिम्नो में है, और ये एनजीओ में है। ये सवाल गलत इसलिए हुआ क्योंकि बुक में लिखी नहीं है लाइन। बहुत से बच्चे कह रहे एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है कि एंजियोस्पर्म में आपका एम्ब्रियो बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि जहाँ पर लाइफ साइकिल दी हुई है वहाँ ध्यान से देखिए। जाइगोट में जहाँ मियोसिस नहीं हो रही है, हेप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक वाले में, वहाँ पर ये एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि स्पोरोफाइट बना है मल्टी सेलुलर, तो उससे पहले एम्ब्रियो बनेगा ही बनेगा। तो बहुत बच्चों ने कहा सर ब्रायोफाइट में तो लिखा है कि वहाँ एम्ब्रियो बन रहा है, बाकी में तो लिखा ही नहीं है। तो बहुत से बच्चे लाइनों में ढूंढ रहे थे क्वेश्चन। कुछ चीज़ें सेंस ऑफ ह्यूमर पर भी काम करती हैं। जब आप स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर बना रहे हो तो उससे पहले एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा। तो ये लाइफ साइकिल में दिया हुआ, जहाँ पर भी जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर आपका माइटोसिस होता है। और ये कैरेक्टर है अब ये कैरेक्टर है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आपको पता है कि हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ, इन्हीं चारों में से आते हैं। तो ए बी सी डी ये चारों सही हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइनों में नहीं लिखा है कि टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ में एम्ब्रियो बनता है। ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर लाइफ साइकिल में साफ साफ दिख रहा है कि जाइगोट टू मियोसिस नहीं हो रहा है, तो एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो एक कैरेक्टर जब एडवांस बनता है तो आगे तक जाता है। तो ABCD ये चारों आंसर सही है। लिखा सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, ये तो एनसीईआरटी की आपकी लाइन है जहाँ पर एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है। इसी को उन्होंने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कही है। ठीक है, ये तो बुक की लाइन है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कही। और ये सबसे पहले ये प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात है। पोरीफेरा में आप बहुत से लोग, माउथ का टर्म नहीं है, क्या नाम है, सीलेंट्रेटा में जो था टेम्परेरी माउथ होते हैं। माउथ का पहला टर्म जो आया था वो प्लेटीहेल्मिन्थीस के लिए आया था। और माउथ और एनस, ठीक है, माउथ और एनस दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग, दैट इज 2 ओपनिंग, ये सबसे पहले एसके हेल्मिन्थीस में आई। तो अलग सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड, मतलब एक ही ओपनिंग हो शरीर में और माउथ और एनस दोनों काम करे, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसे बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस। और जब माउथ और एनस दोनों हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपका दिया हुआ है। तो ये एसके हेल्मिन्थीस में आया। तो एक कैरेक्टर जब एडवांस बन जाता तो आगे तक जाता, तो एसके हेल्मिन्थीस से आगे के सभी फाइलम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो माउथ और एनस दोनों होता है। तो यहाँ पर केवल एक ही ओपनिंग होती है, सेकेंड आंसर, ये बुक की लाइन है। अब देखिए इन साइक्लोस्टोमेटा क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम, आपको पता है वर्टिब्रेटा सब फाइलम में, वर्टिब्रेटा सब फाइलम में जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड, ये एडल्ट में वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाता है, वर्टिबल कॉलम। और ये वर्टिबल कॉलम कार्टिलेज भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक, कार्टिलेज और बोनी दोनों हो सकता है। अब कार्टिलेज जो होता है ये साइक्लोस्टोमेटा में होता है, ठीक है, और कॉन्ड्रिक्थिन मछलियों में होता है, ऐसी मछलियाँ जिनका कार्टिलेज एंडोस्केलेटन होता है। तो वर्टिबल कॉलम दो तरह के हो सकते हैं, कार्टिलेज बोनी दोनों, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिज। और बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर जैसे ऑस्टिथिज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, बोनी होता है। और साइक्लोस्टोमेटा इसमें कॉन्ड्रिक्थिज में ये ब्रेन की जो कब होती है क्रेनियम, वो भी कार्टिलेजनस होता है, ये ध्यान रखिए। तो क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम ये दोनों कार्टिलेज, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिज दोनों में होती है। तो कार्टिलेज और कार्टिलेज, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिबल कॉलम में चेंज होता है, ये कार्टिलेज बोनी दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिज मछलियों में होता है, और इनमें जो क्रेनियम होता है वो भी कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज, कार्टिलेज, सेकेंड आंसर। अब देखिए इन लीव्स ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल। आप ध्यान से देखिए, जैसे आपका ये एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्टेम ब्रांच, और यहाँ से ये निकला पेटियोल, ठीक, और ये पत्ती बन गई, ठीक, ठीक, ये पत्ती बन गई। और इसे क्या बोलते हैं, लेमाइना, ये लेमाइना है, ध्यान से देखते जाइए। बहुत से बच्चे इसी को पत्ती समझ लेते हैं, कभी मैं भी समझता था। और ये पेटियोल है, ठीक, ये पेटियोल है, और यहाँ पर ये लीफ बेस है। यही डायग्राम आपकी बुक में बना है, ठीक है।
और लेमाइना है, पेटियोल है, और ये लीफ बेस है। अब ध्यान से देखिए, और यहाँ पर एक बड होता है, ठीक, एक्सिल ऑफ पेटियोल, इसी को बोलते हैं एक्सिल ऑफ पेटियोल, ये बड होता है, ठीक, ये बड होता है। अब जब इंसीजन होता है सिंपल से कंपाउंड लीफ बनती है, ठीक, जब इंसीजन होता है, ठीक, सिंपल से कंपाउंड लीफ बनती है, तो ये जो आपका ये मिडरिब है बीच वाला, दैट इज मिडरिब, ये मिडरिब है, और ये मिडरिब जो होता है ये ऐसे एकदम इलोंगेट हो जाता है, और ये लेमाइना फर्दर छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। मैं नीम का डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक। अब ये लीफलेट में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये कंपाउंड लीफ है, ये सिंपल लीफ अब नहीं रही, ठीक, ये कंपाउंड लीफ है, इसी का इंसिजन होता है लेमाइना का, तो ये छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, और यहाँ पर बड अभी भी है, ठीक, और ये आपका लीफ बेस, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी बड नहीं था, और इन्हीं के इंसिजन से ये बने हैं। ध्यान से देखिए, इनमें कहीं पर भी बड था नहीं, और इन्हीं के इंसिजन से ये बने हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, ये एक्सिल ऑफ पेटियोल में अभी भी बड है। मैं क्या बता रहा हूँ, ये पेटियोल है और इसका एक्सिल बड है, लेकिन इनके एक्सिल में बड नहीं है। यहाँ पर कहीं पर आपको बड नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्हीं के इंसिजन कटने से, टूटने से ये बने हैं। तो यहाँ पर कहीं पर बड नहीं था, इसलिए यहाँ पर भी, तो इसीलिए क्वेश्चन लिखा है कि लीफ से बड इज प्रेजेंट एक्सिल ऑफ पेटियोल इन। तो ये पेटियोल का एक्सिल है, तो सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ दोनों में है, लेकिन एक्सिल ऑफ लीफलेट ये है, यहाँ कहीं बड नहीं है। तो ये बुक की लाइन भी थी, ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया है, ये तो मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि भाई ये ऐसा हुआ है, लेकिन ये आपकी बुक की लाइन थी। आप बुक में अगर लाइन याद होती तो भी आप प्रॉपरली इसको कर सकते थे। मैं क्या बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि बुक की ये लाइन है कि जो बड होता है वो सिंपल और कंपाउंड के एक्सिल ऑफ पेटियोल में होता है। लेकिन ये मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि ये अगर लेमाइना है, यहाँ कहीं बड नहीं दिख रहा आपको, तो इनके कटान से, ये टूटने से ये बने हैं अलग अलग लीफलेट्स में, तो यहाँ पर ही बड आपको नहीं दिखेगा। ये बड है और यहाँ पर बड है, इसलिए इसका आंसर ए एंड बी। ये बुक की लाइन भी थी, आप देख सकते थे, ठीक। अगला, इन मेंबर फियोफाइसी, इन्हीं को ब्राउन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। और इनमें जो गैमीट होता है, गैमीट, वो इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप, इन्वर्टेड पीयर शेप। और इनका जो जूस्पोर होता है वो भी इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा गया गैमीट एंड जूस्पोर रेस्पेक्टिवली, तो भाई पीयर और पीयर दोनों होंगे, ठीक। यहाँ से आज मेरा आपका सेशन खत्म हुआ प्यारे बच्चों। मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या इंप्रूवमेंट, क्या इंप्लीमेंट आप मुझसे चाहते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़्यादा आज के सवाल जो गलत हुए हैं आप लोगों से, बहुत ही सिंपल से, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं थे। और पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस बन रहा है। अगर थोड़ा बहुत कुछ लिया जा रहा है तो पीवाईक्यू से लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मैंने फाइकस पीवाईक्यू से लिया है, और मैंने किसी और एंजियोस्पर्म का नाम नहीं इस्तेमाल किया है पीवाईक्यू में, चूंकि फाइकस का जिक्र कई सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन में था। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ये सेशन मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, वीडियो को शेयर करिए, और लाइक तो बिल्कुल बनता है। ओके, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से एनर्जेटिक होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने प्री न्यू लाइट नीट चैनल पे स्वागत करता हूं। 9 अक्टूबर 2022 को जो आपका ऑल इंडिया नीट टेस्ट पेपर 5 हुआ था, उसमें केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन का सेशन लेके आपके सामने आया हूं। हम यहाँ पे सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, रियलाइज करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे। इसके लिए आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए, ताकि सभी को आप नोट करिए। चलिए 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हैं आपको। यहाँ पे कह रहा है कि वेट एयर इज हैवियर देन ड्राई एयर। यहाँ पे वेट एयर किसे बोलते हैं? एयर में कुछ यहाँ पे वाटर वेपर्स होंगे। जब कभी एयर में वाटर वेपर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेट एयर। और पूरी तरीके से सिर्फ एयर होता है, उसमें कोई वाटर वेपर नहीं होते, तो उसे हम ड्राई एयर बोलते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो वेट एयर ज़्यादा हैवियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें वाटर वेपर मौजूद है। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? किसी भी एयर का हैवियर होना या लाइटर होना उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है।
एयर के डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना हैवियर होगा, कितना लाइटर होगा। तो अगर मैं बात करूं तो एयर के डेंसिटी का बात करूं तो जो एयर का डेंसिटी होता है वो फंक्शन होता है किसका, वो फंक्शन होता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड ह्यूमिडिटी। इसका मतलब कि डेंसिटी जो एयर का होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर डेंसिटी वेरी करेगा तो उसका जो हैवियर होगा, लाइटर होगा, इस तरीके से बदल जाएंगे, क्योंकि एयर का जो लाइटर होगा, एयर की बहुत ज़्यादा हैवियर होगा, वो एयर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूँ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन की यदि हम बात करें और तो क्या होगा, P इज इक्वल टू रो अपान कैपिटल M R इंटू टी। इस केस में अगर टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा हमको, जो कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M। मतलब ये जो डेंसिटी होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब हम टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जितना जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा उसी का डेंसिटी ज़्यादा होगा, चाहे वो आपका ड्राई एयर हो चाहे वेट एयर हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2 कंटेनर की बात करते हैं और यहाँ पे एक एवोगैड्रो लॉ का यूज करते हैं। एवोगैड्रो साहब ने बताया था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पार्टिकुलर वैल्यू में नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे नेचर में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो अगर मैं इसको मैं बोल दूँ ड्राई एयर अगर हमने इसको बोला, इसका मतलब इसमें वाटर वेपर नहीं होंगे। तो जैसे सपोज O2 N2 इस तरीके से गैस लिया हमने, N2 N2, इस केस में इसको ड्राई एयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई भी वाटर वेपर नहीं है, H2 यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम ड्राई एयर बोल रहे हैं। अगले वाले केस में अब कुछ गैसेस को हम H2O से रिप्लेस कर दे रहे हैं, वाटर वेपर से रिप्लेस कर दे रहे हैं। सपोज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के स्थान पे हम वाटर वेपर से लाते हैं, तो H2O, O2 N2, O2 N2 और N2। तो एवोगैड्रो लॉ का अगर मैं यूज करूँ तो नंबर्स ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। यहाँ पर भी 7 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी 7 है। हुआ क्या, ड्राई एयर यहाँ पे था, तो ड्राई एयर में केवल और केवल गैसियस पार्टिकल होंगे, कोई भी वाटर वेपर्स नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दी वाटर वेपर से। फिर इनका मॉलिक्यूलर वेट का अध्ययन करेंगे, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से। क्योंकि डेंसिटी किसी का जो होता है, एयर की डेंसिटी डायरेक्टली, गैस की जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मॉलिक्यूलर वेट पे। तो अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबको कैंसिल आउट कर दें, नाइट्रोजन इस तरीके से सबको कैंसिल आउट किया हमने। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम होगा, और यहाँ पे जो N2 यूज हुआ 28 ग्राम, और यहाँ पे जो H2O यूज हुआ है इसका 18 ग्राम, और सिमिलरली इसका भी 18 ग्राम। तो अगर टोटल ऐड करें तो मॉलिक्यूलर वेट, इनसे तो मतलब नहीं था क्योंकि दोनों में कॉमन थे, तो इनसे जो मॉलिक्यूलर वेट होता इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि O2 के स्थान पे हमने H2O को, N2 को स्थान पे हमने H2O को ऐड किया, तो इसकी क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ जो इसके हो गए वेट, ये 16 ग्राम हो गए, ये 36 ग्राम इस तरीके से हुए। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 60 ग्राम पाए गए, जबकि यहाँ पे 36 ग्राम। तो जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए ड्राई एयर का जो ड्राई एयर ज़्यादा हैवियर होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन भी है, बहुत शानदार इसमें कंसेप्ट है कि किसी एयर का जो डेंसिटी होता है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर वेट पे,
जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका डेंसिटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन का हमने यूज करके देखा कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे कहा क्या रहा है कि वेट एयर इज हैवियर देन ड्राई एयर, जबकि यहाँ पे ड्राई एयर हैवियर होना चाहिए वेट एयर से। हमने यहाँ पे देखा क्योंकि एयर कितना लाइटर होगा, कितना हैवियर होगा, एयर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा हो जाएगा वो उतना ही हैवियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया और एवोगैड्रो लॉ का यूज़ किया कि जब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं तो उस केस में नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम में सेम पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें भी 7 थे, इसमें भी 7 थे। यहाँ ड्राई एयर था क्योंकि सभी गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इस टाइप्स के, कोई वेपर नहीं था, वाटर वेपर। जबकि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को रिप्लेस किया H2O से, तो पाया गया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा आया, इसका कम। तो ये हैवियर हो जाएगा इस तरीके से। तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट सेकेंड की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पूछा जाए ड्राई एयर का जो डेंसिटी होता है ज़्यादा होता है वाटर की डेंसिटी। एसटीपी के कंडीशन पे दिए गए वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वाटर होते हैं वो ज़्यादा पैक्ड फॉर्म में होते हैं। एसटीपी की कंडीशन पे दिए गए वॉल्यूम पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा पैक्ड फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, न कि ड्राई एयर का। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि डेंसिटी वाटर का ज़्यादा होता है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्राई एयर का। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट, पहला वाला हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसमें एवोगैड्रो लॉ का भी यूज़ किया गया है और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये कहाँ से है? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से। जब टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो ये रिलेशन हमको मिल जाता है। इस रिलेशन से हमको ये पता चला कि जो भी डेंसिटी होगी एयर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका जितना ज़्यादा, ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा कि हमारा वेट एयर का, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राई एयर लिया, यहाँ पे वेट एयर, और वेट एयर देखा उसका मॉलिक्यूलर वेट टोटल 36 ग्राम आया और यहाँ पे 60 ग्राम, इसके वजह से इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट गलत हो गए दोनों। यहाँ पे आईपीएससी नेम पूछा जा रहा है आपसे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे ही कार्बन मौजूद है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप पे ही कार्बन मौजूद है तो इसका हम नेमिंग करेंगे, और ये एमाइड है तो मेथनामाइड हो जाएगा। मेथनामाइड हो जाएगा। और इस केस में क्या हुआ कि इस दोनों हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब इस केस में ये 1 डिग्री का एमीन है हमारा, बट जैसे ही रिप्लेस किया तो ये 3 डिग्री का एमीन हो गया, और 3 डिग्री एमीन हो गया तो इसका भी नेमिंग करेंगे। तो क्या आएगा कि एन डाई मेथिल मेथनामाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा वाला एन डाई मिथाइल मेथनामाइड हो जाएगा, क्योंकि जब भी 3 डिग्री एमीन यूज होते हैं तो उसका हम लोग नेमिंग करते हैं। एन डाई मिथाइल मेथनामाइड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपसे पूछा जा रहा है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का 2 ही वजह है। पहला यह वजह है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही शो कर सकते हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, जहाँ पे वो रोटेट ना कर, रोटेट करने से मना कर दे। उनको रोटेट करवाने के लिए एनर्जी देना पड़े, हमको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़े, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे साइकिल हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। और दूसरा कंडीशन क्या है कि रोटेट करने पे उनका पोजीशन बदलना चाहिए, उनका स्पेस में डिस्टेंस बदलना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो वहाँ पे जीआई जरूर मिलेगा।
तो अगर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो क्या होगा कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, किसके अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, मतलब इनके इस बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, वहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, तो इसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, उसका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग इसके। कभी कभी होता है क्या कि अलोंग सिग्मा बॉन्ड इन साइक्लोएल्केन में भी, साइक्लोएल्केन भी जीआई शो करते हैं जब उनके भी सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है, तो साइक्लोएल्केन भी हमारे जीआई शो कर सकते हैं। और वो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जो जीआई शो करते हैं, तो कंपाउंड में अगर मैं बताऊं तो ऑक्जिम हो गया, एल्कीन हो गया, एजो कंपाउंड हो गए, साइक्लोएल्केन हो गए, साइक्लोएल्कीन हो गए, स्पायरेन हो गया, एलिन, ये सभी के सभी जो कंपाउंड हमारे होते हैं वो जीआई शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है, जीआई कौन सा शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखें तो जहाँ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साइकिल दिखे वहाँ पे जीआई होने का चांस होता है। तो इस केस में रिंग भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन के पास, तो ये जीआई शो नहीं कर सकता। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे CH3 और एक हाइड्रोजन, बट यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप दूसरा नहीं है ऑक्सीजन के अलावा, तो यहाँ पे कोई जीआई शो होने का टेंडेंसी नहीं है। यहाँ पर भी सिमिलरली बात करूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिमिलर हो गया, 2 हाइड्रोजन पाए गए, तो यहाँ पे जीआई डबल बॉन्ड के अलोंग नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो ये CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, रोटेट करने पे कोई यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, तो रोटेशन पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे इस तरीके का। तो थर्ड वाले में अगर देखें तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो इस सीज फॉर्म में है और सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट करने पे ये इस तरीके से बन जाएगा कि हाइड्रोजन इस तरफ और CH3 इस तरफ, इस केस में तो यहाँ पे ट्रांस बन जाएगा, ट्रांस। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा जीआई शो करेगा। तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है कि कभी भी अगर आपको जीआई देखना है तो वो केवल वही होगा जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के अलोंग ही होता है। तो डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे या तो साइकिल होंगे इस तरीके से। और कंपाउंड कौन कौन से होते हैं जो जीआई शो कर सकते हैं, तो वो हो सकते हैं एल्कीन, ऑक्जिम, एजो कंपाउंड, साइक्लोएल्कीन, एलीन और आपका स्पायरेन, इतने कंपाउंड हैं जो आपके जीआई शो कर सकते हैं। तो जीआई का बहुत बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि हीलियम एटम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंग ऑल द एलिमेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं वो फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इतना ज़्यादा हाईली स्टेबल होते हैं वो कि उनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे जो हीलियम है ये हाईली स्टेबल हो जाने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इसका आयनाइजेशन एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि ये फुल फिल्ड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, और ये न्यूक्लियस के इतना करीब में होता है, न्यूक्लियस के इतने करीब में होता है कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है इनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे इतना तगड़ा अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है और स्टेबिलिटी हाईली स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये तो सही था कि हीलियम एटम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन
एनर्जी, बिल्कुल सही। क्योंकि इतना, अब यहाँ पे दूसरा क्या बोला जा रहा है कि हीलियम इज ए स्मॉलेस्ट एटम एमंग ऑल द एलिमेंट। ये कोई रीज़न नहीं है, रीज़न यही है कि इसका जो 1s2 फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं और इतना हाईली स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वैलेंस शेल पे इतना तगड़ा होता है कि ये इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो हाईली स्टेबल हो जाते हैं हीलियम। तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि हीलियम इज ए स्मॉलेस्ट एटम एमंग ऑल द एलिमेंट, तो ये रीजन गलत है। यहाँ पे असर्शन जो आपका दिया है तो सही है, रीजन यहाँ पे गलत हो गया। क्योंकि रीजन यहाँ पे ये था कि फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है क्योंकि इतना नज़दीक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है, खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मैक्सिमम स्टेबलाइज हो जाते हैं, उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है। अब इनको, इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो असर्शन हमारा सही है, रीजन गलत हो जाएगा। तो इसे आपसे देखें, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। तो पता है भाई कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूं तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, kg, इस तरीके से। तो अगर मैं सिमिलरली अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9.1 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा kg। तो 1 मोल का जो मास होगा इतना होगा। इसको रिवर्स कर दे भाई कि 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 kg में कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख देंगे ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इतने मोल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास इतना दिया हुआ है। तो अगर एक का निकालें, 1 kg का, तो डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। तो 1/9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना मोल्स हो जाएगा। 1 kg में इतना मोल्स। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर हमारा 4 आएगा। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है कि 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। सिमिलरली तो 1 मोल का कितना होगा, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको रिवर्स कर दिया कि इतने kg में इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 में कितना होगा, तो डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारा चौथा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे द करेक्ट आर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से पूछा जा रहा है। सेकेंड पूछा जा रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस सेल में से या आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितना ज़्यादा वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको निकालने के लिए हमको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, सेकेंड। तो अगर मैं बात करूँ, और हमको जनरली जो फ्रॉम लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है जनरली, क्योंकि उनका साइज छोटा हो जाता है। तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे
जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने लगती है। तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे सेकेंड पूछा जा रहा है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो कार्बन के ऊपर प्लस एक निकाल लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p1। और नाइट्रोजन की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनका देख लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p2 इस तरीके से। और ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p3। फिर फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p4। इस तरीके से फर्स्ट आयनाइजेशन जो इनकी एनर्जी होगी इस तरीके से आएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़े उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी बोलते हैं। अब सेकेंड पूछ रहा है, तो सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन इस समय अपने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद है, तो हाईली स्टेबल हो जाएगा। ये इस केस में हाईली स्टेबल रहेगा, और ये हाईली स्टेबल होगा तो इसके वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स कि वो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। और बाकियों के लिए कि लेफ़्ट से राइट जाने पे उनकी साइज़ डिक्रीज़ करती है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर देखें तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देन उसके बाद आपका फ्लोरीन, नाइट्रोजन, देन कार्बन होना चाहिए इस तरीके से। अगर ऑक्सीजन की बात करिए ऐसा क्यों हुआ, तो ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, तो सेकेंड किसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि इस केस में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। और बाकियों के लिए फ्रॉम लेफ्ट से राइट जाने पे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो इसके हिसाब से देखें तो थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का एक बहुत अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पूछा जा रहा है, बिल्कुल। और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें इसके लिए कथन सही है। तो सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ये गलत है बिल्कुल। सल्फर क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रबर होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट होते हैं और लो टेम्परेचर पे ब्रिटल होते हैं, और वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग वल्कनाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जो कि वो क्रॉस लिंकेज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से CSC लिंकेज वहाँ पे मिल जाता है। तो सेकेंड वाला जो हमारा ऑप्शन होगा ये सही होगा, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस लिंकेज की वजह से रिएक्टिव साइड्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के साइड पे क्रॉस लिंकेज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन और CSC लिंकेज वहाँ प्राप्त हो जाता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत था। और सल्फर फॉर्म अ वेरी थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑन, ये भी गलत। तो ये जितने भी स्टेटमेंट थे गलत थे, सिर्फ सल्फर क्रॉस लिंक्ड आर इंट्रोड्यूस, बिल्कुल, जिसके वजह से CSC लिंकेज वहाँ मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। कंपाउंड के पास ये इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जब प्रेजेंट होगा तभी वो टाटोमेरिज्म शो करेंगे। अब बात आती है कि कंपाउंड में कैसे हम पहचानेंगे कि उसमें ये हाइड्रोजन मौजूद है। तो क्या करते हैं कि अगर -R ग्रुप
माइनस आर ग्रुप से डायरेक्ट कार्बन बॉन्ड बनाया रहे और वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका हो, तो उसके पास जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। और टाटोमेरिज्म के लिए ये हाइड्रोजन ज़रूरी होता है। अगर ये हाइड्रोजन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन उस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वह कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कैसे पहचानेंगे कि कंपाउंड में वो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है? तो पहचानने का क्या है तरीका कि माइनस आर ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन बॉन्ड बनाए, अगर उसके पास, अब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, अगर उसके पास हाइड्रोजन जितने होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। और माइनस आर कौन कौन सा ग्रुप लगाते हैं? माइनस आर की बात करें तो माइनस आर कौन कौन से हो सकते हैं? CH डबल बॉन्ड O, C कीटोन, नाइट्रोसो, नाइट्रो ग्रुप, सी साइनाइड। इस तरीके से ये जितने भी कंपाउंड होते हैं, ये जितने भी ग्रुप आप होते हैं, ये माइनस आर ग्रुप लगाते हैं। अगर इनसे जो कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बनाया रहे और वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का रहे तो उसके पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उस कार्बन के पास, वो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाते हैं। और इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होगा तभी कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा। अगर नहीं मौजूद है तो टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कभी कभी होता क्या है कि डायरेक्ट अगर जुड़ा है तो बिल्कुल जो डायरेक्ट जुड़ा रहेगा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, जितना हाइड्रोजन होगा उसको हम बोल देंगे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है। कभी कभी इनडायरेक्ट भी हो जाते हैं। तो इस केस में 1 2 3 यानी कि 3 हाइड्रोजन है जो कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो अगर मैं अगला कंसेप्ट की बात करूं, कभी कभी अगर इनडायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन एटम जुड़ा हो इनडायरेक्ट, तो वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इस केस में अगर हम बात करें तो ये माइनस आर इफेक्ट लगाता है और माइनस आर इफेक्ट लगाता है। तो यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है ये इससे डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना है बट इनडायरेक्ट बनाया है। तो इनडायरेक्ट बनाने की वजह से बट ये कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल, इसका मतलब इस तरीके से। तो अगर कभी डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है माइनस आर ग्रुप जो लगाते हैं उनसे डायरेक्ट कार्बन sp3 वाला लगाया रहता है तो उसके पास जितना हाइड्रोजन होता है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट बॉन्ड बनाया हो तो कॉन्जुगेशन में होना जरूरी होता है। तो उस केस में कॉन्जुगेशन में रहेगा तो जितना हाइड्रोजन उसके पास रहेंगे इसके पास वही हमारे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएंगे और उस केस में वो टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे 3 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये कॉन्जुगेशन में अगर इनडायरेक्ट अगर हो बॉन्ड बनाया हो sp3 वाला कार्बन जो हमारा हो, अगर वो इनडायरेक्ट बॉन्ड बनाया हो हमारे माइनस आर इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप से, तो कंडीशन क्या है कि वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के थ्रू होगा तो भी हम इसको इनलाइजेबल हाइड्रोजन मानेंगे। तो इस कंसेप्ट को मिलाए हैं तो अगर देखें तो ये माइनस आर वाला ये है, ये लगाता है माइनस आर और माइनस आर से डायरेक्ट जो बॉन्ड बनाया है अगर उसके पास हाइड्रोजन होंगे और वो sp3 होना चाहिए, उसके पास अगर हाइड्रोजन होंगे तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कभी भी अगर टाटोमेरिज्म शो करना है कंपाउंड को तो कंपाउंड के पास सबसे पहला कंडीशन ये है कि क्या उसके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। अगर उसके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होगा तभी वो टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो कैसे पहचानेंगे उस कंपाउंड के पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है? तो क्या तरीका है कि माइनस आर ग्रुप से जो कार्बन sp3 वाला कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है, अगर वो डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है माइनस आर इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप से, उसके पास जितना हाइड्रोजन होता है वही हमारा इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट बॉन्ड बनाया रहे तो उस केस में क्या होगा कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन के थ्रू होना चाहिए और तब उस केस में जो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास होंगे उसे हम इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो ग्रुप है ये माइनस आर लगा रहा है,
इससे जो डायरेक्ट कार्बन बॉन्ड बनाया वहाँ पे 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसका मतलब इसके पास इस कार्बन के अकॉर्डिंग देखें तो डायरेक्ट बॉन्ड बनाया और -R ग्रुप इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन होते हैं उसके पास जितना हाइड्रोजन होते हैं वही इनलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गए, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल, बट यहाँ पे कोई इस sp3 वाला तो है, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप लग गया। तो इस केस में हमारे 2 ही इनलाइजेबल हाइड्रोजन होंगे पहले वाले में। इसका मतलब है इनलाइजेबल हाइड्रोजन है तो ये देगा, पहला वाला देगा। दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले यहाँ पर भी -R इफेक्ट लग रहा है और -R इफेक्ट के जो डायरेक्ट जो बॉन्ड बनाया है ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ मैं इस कार्बन का sp3 यहाँ पर भी है ये, इस कार्बन की यदि मैं बात करूँ तो ये कॉन्जुगेशन के थ्रू है तो डबल सिंगल, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है। टोटल मिला के इसके पास 4 इनलाइजेबल हाइड्रोजन हो गए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये भी -R इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है, -R लगाता है और -R जो लगाया उससे डायरेक्ट जो बॉन्ड कार्बन बनाया हो अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है तो उसके पास जितना हाइड्रोजन होगा वही होगा। तो ये sp3 तो है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन मौजूद है बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे CH3 लग गया है। तो अब ये इनलाइजेबल हाइड्रोजन इस साइड तो नहीं है, बट अगर इधर मैं ध्यान दूँ तो डबल सिंगल ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल गए यहाँ पे। तो जो इनडायरेक्ट बॉन्ड बनाए थे sp3 जो हाइब्रिड वाले थे हमारे वो इनडायरेक्टली कॉन्जुगेशन में थे, इसलिए इसके पास 2 इनलाइजेबल हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब कि ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। क्यों? क्योंकि इन लोग सभी के पास इनलाइजेबल हाइड्रोजन है। तो इनलाइजेबल हाइड्रोजन क्या बताता है? जब किसी कंपाउंड में आपको देखना है कि क्या वो टाटोमेरिज्म शो करेगा तो सबसे पहले आप देखो क्या उसके पास इनलाइजेबल हाइड्रोजन है। अगर है तो ज़रूर टाटोमेरिज्म शो करेगा। कैसे देखते हैं? -R इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप से जो कार्बन sp3 वाला कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है उसके पास जितना हाइड्रोजन होता है वही इनलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाता है, अगर डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है तब। लेकिन अगर कभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन इनडायरेक्ट बॉन्ड बनाया हो तो कैसे शो करेगा? तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए कि डबल बॉन्ड सिंगल, इस तरीके से कॉन्जुगेशन में हो तो वहाँ पर भी वो इनलाइजेबल हाइड्रोजन शो करेगा, तो वहाँ पर भी वो टाटोमेरिज्म शो करता है। बहुत ही अच्छा सवाल था। और -R इफेक्ट लगाने वाले कुछ हमने ग्रुप यहाँ पे लिख दिया कि ये सब -R लगाने वाले ग्रुप होते हैं। इनसे जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाया रहेगा sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन उसके पास जितना हाइड्रोजन होगा वो इनलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर इनडायरेक्ट इस तरीके से मिल जाए कि यहाँ पे sp3 यहाँ पे है बट डायरेक्ट इससे बॉन्ड नहीं बनाया, इनडायरेक्ट बनाया पहले यहाँ पे, तो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए डबल सिंगल, इस तरीके से केस होता है तो भी इनलाइजेबल हाइड्रोजन शो करेगा। तो इस हिसाब से देखें तो इसके पास 2 हाइड्रोजन मिले इनलाइजेबल में, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो सभी के पास यहाँ पे इनलाइजेबल हाइड्रोजन थे तो सभी हमारे टाटोमेरिज्म कंपाउंड शो करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ Cl- आयन इज एक्सोथर्मिक वेयर। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनायन फॉर्म बनाया जा रहा है और एनायन फॉर्म बनाने का कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 कंडीशन होता है, जो ले रहा है क्या वो लेने में सक्षम है और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास रहने में स्टेबलाइजिंग महसूस करता है, स्टेबल फीलिंग करता है। अगर ऐसा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? किसी गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम हो या आयंस हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो ऐड करते हैं तो जितनी एनर्जी निकलती है उस केस में उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस और इसमें इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन को। तो जितनी एनर्जी ऐड करते समय निकलेगी एनर्जी, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि जितना साइज छोटा रहेगा, जितना साइज छोटा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के करीब में होगा, अट्रैक्शन फील करेगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। और जितना साइज बड़ा करते जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर हो जाएगा, तो उतना न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। तो स्टेबल नहीं होगा तो एनर्जी कम निकलेगी, रिलीज कम होगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ के होता है, कि साइज़ जितनी छोटी रहेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा होगा। क्यों? साइज़ छोटी हो जाने की वजह से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उस वैलेंस सेल पे अट्रैक्शन ज़्यादा, एनर्जी बहुत तगड़ा रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन साइज़ को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो अब न्यूक्लियस और वैलेंस सेल में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम होगा, और जब कम होगा तो इसका मतलब एनर्जी कम रिलीज होगी, क्योंकि कम स्टेबल होंगे वो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है अगर साइज बढ़ा दे तो अगर इस कंसेप्ट को अगर मिलाएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक्स एटम है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक। यहाँ पे ये गैसियस एटम है हमारे, ऐड किया तो ये बन गया एनायन, यहाँ पे बन गया एनायन। इसको बोलते हैं यूनी निगेटिव आयन। और इस केस में इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस केस में डेल्टा एच जो होगा वह निगेटिव होगा, और डेल्टा एच निगेटिव होगा तो वहाँ पे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि एक्सोथर्मिक, इस केस में एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो जब कभी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी गैसियस एटम या आयंस की बात करें आइसोलेटेड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो जो यूनी नेगेटिव हमारा एनायन बनता है उस केस में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज्ड होती है, और जहाँ एनर्जी रिलीज्ड होती है तो वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो करती है। लेकिन जैसे अब दूसरा केस लेते हैं, उसी यूनी नेगेटिव आयन में अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करें, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड करें तो डबल निगेटिव हो जाएगा इस केस में। इस केस में क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को जैसे ही उसमें ऐड करते हैं, होता क्या है कि पहले ही से इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है, और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो वहाँ पे वो एनर्जी रिलीज के बजाय वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, उनमें रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है, तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन कहा गया था कि फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस आयन इज एक्सोथर्मिक, बिल्कुल जब पहला वाला हमारा होगा, यानी जब हम पहले इलेक्ट्रॉन को किसी गैसियस एटम या आयंस में ऐड करते हैं उसके वैलेंस सेल में, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये तो सही है, बट यहाँ पे दूसरा बोला जा रहा है कि O2 माइनस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। बिल्कुल, जब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन से जो एनर्जी होगा वो एब्जॉर्ब होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी होते हैं वो ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला वाला जो आपका होता है, जब पहले इलेक्ट्रॉन को किसी वैलेंस सेल में ऐड करते हैं तो वहीं पे वो एनर्जी रिलीज होती है, तो वहीं पे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करता है, वो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। लेकिन दूसरा या अदर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती हैं वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होती हैं, वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है। नोबल गैसेज हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि जो नोबल गैसेज हमारे होते हैं वो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई किए रहते हैं,
वो बहुत ज़्यादा मोस्ट हाईली स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना उनको एक इलेक्ट्रॉन निकालना एक तरीके से उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में जितने भी हमारे नोबल्स गैसेस होते हैं उनकी आयनाइजेशन जो इंथैल्पी होती है, एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बात भी सही है। इन जनरल सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विल बी नेगेटिव। गलत तभी हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। लेकिन जैसे ही दूसरा या और तीसरा चौथे की बात करेंगे तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है, और रिपल्सन होने की वजह से वो एनर्जी रिलीज्ड नहीं एब्जॉर्ब हो, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे बढ़ने लगती है, तो वहाँ पे एब्जॉर्ब, यानी कि ये गलत। और चौथे वाले ऑप्शन की बात करें तो फ्लोरीन एटम हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द क्लोरीन एटम। ऐसा इसलिए क्योंकि होना तो चाहिए फ्लोरीन का, क्योंकि साइज छोटा है, और अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और क्लोरीन और फ्लोरीन में जो बात करें तो साइज किसकी क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे होता क्या है कि फ्लोरीन का साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज, जिसके वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने वैलेंस शेल में रिपल्सन क्रिएट करता है। तो जैसे ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं तो वो हाईली रिपल्सन प्रोवाइड करने लगता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होंगे। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल में डालना, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगेगा, तो इसी की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है। तो ये सही था। अब पूछा क्या था कि सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब तीसरा वाला हमारा होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या हमारा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होंगे एलिमेंट के वो निगेटिव होंगे? नहीं, सिर्फ एक निगेटिव होगा पहला वाला, उसके बाद सभी पॉजिटिव एंडोथर्मिक होते हैं। तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। इस केस की यदि मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है कि इसमें पहले दूसरे तीसरे फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे कम एनर्जी किसको रिक्वायर्ड होगी। तो इसका रिवर्स कर लेते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा रिवर्स करेंगे तो क्या। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं कि F ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो F माइनस बना, उस केस में डेल्टा जो एनर्जी निकली H1, और यहाँ में फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन लिया तो P माइनस, उस केस में डेल्टा H2 हो जाएगा, और सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन लिया S माइनस, डेल्टा H3 हो जाएगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये डेल्टा H4 मान लिया। और हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जितना बड़ा साइज रहेगा वैलेंस शेल उतना ही न्यूक्लियस से दूर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फीलिंग नहीं कर पाएंगे न्यूक्लियस से, तो उसमें वो उनकी एनर्जी बहुत कम रिलीज्ड होगी, क्योंकि वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे अगर साइज बड़ा कर दें तो। और हमको पता है कि ये जो फ्लोरीन होता है वो सेकेंड पीरियड का होता है, और बाकी जितने भी होते हैं यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड में होते हैं। तो साइज इसकी जितना हो, क्रॉस पीरियड साइज क्या होती है, घटती है, और जब साइज घटेगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, और जैसे ही साइज बढ़ेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, इस तरीके से। तो होना क्या चाहिए, फ्लोरीन और क्लोरीन में ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए इस केस में। तो यहाँ पे ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाता है। होना चाहिए फ्लोरीन का, बट नहीं होता, अभी सिखाया। तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा, तब फ्लोरीन का, देन सल्फर और देन फास्फोरस, इस केस में होगा ऐसे केस में। तो यहाँ पे फास्फोरस इस केस में,
तो यहाँ पे क्या यूज़ किए थे फास्फोरस के लिए, क्लोरीन के लिए डेल्टा H4 और फ्लोरीन के केस में डेल्टा H1, डेल्टा H3, इसके डेल्टा H2। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज हो रही है, क्लोरीन। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। इसका मतलब एनर्जी तभी रिलीज ज़्यादा होती है जब अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है इस केस में जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा था अपने वैलेंस शेल में, उस केस में उसकी जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। देन फ्लोरीन, देन सल्फर, देन फास्फोरस। मतलब फास्फोरस में कम एनर्जी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी कम रिलीज हो रही होगी, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। जो हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया फ्लोरीन में उसके वैलेंस शेल में, तो कम स्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होगा। तो अब उसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अनस्टेबल है भाई। अनस्टेबल है तो थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे तो आराम से निकल जाएगा उसमें से। तो इस कंसेप्ट को मिला के देखें तो जो हमारा फास्फोरस है इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी का हमारा लो हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये कंसेप्ट बहुत शानदार था। इस तरीके से हमने इसको समझाने की प्रयास किया कि भाई कि आपको दिया है कि ये इसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी का यूज़ किया गया है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में किसकी एनर्जी सबसे कम यूज़ होगी। फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कि फास्फोरस की सल्फर क्लोरीन। हमने इसको रिवर्स कर दिया क्या कि जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है अपने वैलेंस शेल में, उस केस में डेल्टा H1 मान लिया, फास्फोरस डेल्टा H2, सल्फर जब लेता है तो डेल्टा H3 और क्लोरीन जब ले रहा है तो डेल्टा H4 इस केस में। और लेने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज उतना कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन आता है, थर्ड पीरियड में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अब क्रॉस पीरियड जो होते हैं साइज घटते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, और हमारा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटना चाहिए। तो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसका मतलब फास्फोरस और क्लोरीन में ही हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो होना चाहिए फ्लोरीन का, बट ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगा। देन फ्लोरीन, देन सल्फर, देन फास्फोरस। इसका मतलब कि क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उसके वैलेंस शेल में तो डेल्टा H की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब रिलीज जो एनर्जी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ फास्फोरस में सबसे कम एनर्जी रिलीज हो रही है, और सबसे कम एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब उसमें उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम स्टेबल है। कम स्टेबल है तभी एनर्जी कम रिलीज हो रही है। इसका मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी हम दे देंगे तो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो एनर्जी देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो फास्फोरस के केस में हमारा सबसे लिस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो सेकेंड विल विद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे सभी कंसेप्ट को हमने समझा और आप भी यहाँ पे सीखे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप इसको ज़रूर करिएगा और हमेशा इस कंसेप्ट को यूज़ करिएगा। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। 9 तारीख को आप लोगों का जो नीट टॉपिक टेस्ट हुआ था उसके कुछ डाउटफुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। A body is projected vertically upward direction from ground with the speed of 20 meter per second. It will come on the ground after. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों गड़बड़ हुआ। ये ग्राउंड है और यहाँ से एक बॉडी को u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया। तब ये ऊपर जाएगी और जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी
तो ये नीचे आ जाएगी। तो जब भी तुम्हें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट देखा करो। डिस्प्लेसमेंट हमें जनरली मालूम रहता है। यहाँ पे भी बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब हम यहीं पे अपनी एक्सिस मान लेते हैं। सपोज ये y एक्सिस है, यहाँ y बराबर 0 है। तो जिस समय बॉडी फेंकी गई थी उस समय y बराबर 0 था, और जब ये लौट करके दोबारा आ जाएगी तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और इसको अगर y डायरेक्शन में लगाएंगे तो y बराबर वर्टिकल डायरेक्शन y है प्लस हाफ a/t स्क्वायर। तो ऊपर वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये 20 हो जाएगा t प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि g की वैल्यू दोनों मोशन में सेम है, नीचे की ओर है। और अगर g की वैल्यू सेम ना होती, एक्सेलरेशन सेम ना होता, तो हम ऊपर जाना और नीचे आना एक साथ हैंडल भी नहीं कर सकते थे। और y बराबर 0 है, तो इसको अगर हम करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो अगर हम इसमें से t कॉमन ले लें तो 20 माइनस 5t, और t की दो वैल्यूज मिलेंगी, t बराबर 0 और t बराबर 4 सेकेंड। अब ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसको वापस आना है, लेकिन ये अलजेब्रा है, ये आपकी फिजिकल कंडीशन नहीं जानता है। ये तो बस ये बताता है कि y बराबर 0 कब कब होगा, तो इसने दो वैल्यूज बताएंगे। जब आपने प्रोजेक्शन फेंका था तो t बराबर 0 पे भी y बराबर 0 था, तो ये वाली वैल्यू थ्रोइंग कंडीशन को शो कर रही है। और जब ये दोबारा आई है तो ये t बराबर 4 सेकेंड है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है पूरा, और वैसे एक सीधा सीधा रिजल्ट होता है कि अगर पार्टिकल को आपने u स्पीड से ऊपर फेंका गया है तो जा करके आने का समय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है, और ये जो मैक्सिमम हाइट होती है ये u²/2g होती है। तो नीट के लिए यही सफिशिएंट है, 2 × 20/10, तो 4 सेकेंड तुरंत आ जाएगा आंसर। ये जो कुछ मैंने किया ये आपको कंसेप्ट करने के लिए किया, और अगर इसको जनरल वे में लगाएं तो 0 बराबर u × t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये फार्मूला दरअसल यहीं से आया है। तो वंस यू नो द फैक्ट देन यूज इट, और वहां पे इतना करने की जरूरत नहीं है। 20 से फेंका गया, मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय u/g, फिर जा करके वापस आने का समय 2u/g, डायरेक्ट कर लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। A particle starts from the origin with a velocity 10 meter per second. x बराबर 0 से पार्टिकल u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है and moves with a constant acceleration till the velocity increases to 50 meter per second. So suppose particle has started from A और ये B तक जाता है, और यहाँ पे वेलोसिटी v बराबर 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और एक्सेलरेशन इसका लेट कर लेते हैं a,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. At that instant the acceleration is suddenly reversed. What will be the velocity of the particle when it returns to the starting point? तो let assume ये डिस्टेंस जो है वो s है, और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो 50 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2as, यही रहने दीजिए. 2as बराबर 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इसको अभी अपने हाल पे छोड़ दो. दिस इज योर s. अब यहां के बाद एक सडन चेंज हुआ कि इसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू रिवर्स हो गई, तो माइनस ए हो गया. यहां पे एक्सेलरेशन जो अभी तक ए था प्लस डायरेक्शन में था, अब वो माइनस हो गया. वेलोसिटी तो 50 इधर ही है. तो ज्यादातर बच्चों से गड़बड़ इसमें क्या हुई है कि उन्होंने सोचा कि एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया तो ये लौट जाएगा और फिर वेलोसिटी 10 हो जाएगी. ऐसा नहीं है. एक्सेलरेशन रिवर्स हुआ है, अब a माइनस में है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, तो ये कुछ आगे जाएगा बेटा. कब तक जाएगा? जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, और उसके बाद फिर ये लौटेगा और यहां तक आ जाएगा. और यहां पे वेलोसिटी वो पूछ रहा है. अब इसको कैसे करें? कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं. इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इस मोशन को कंसीडर कर लो. ये मतलब मोशन कंसीडर हम कर रहे हैं B, और सपोज दिस इज C और C टू A. इनको एक मोशन कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि पूरे में एक्सेलरेशन a बराबर माइनस ए है और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 50 मीटर पर सेकेंड है. और डिस्प्लेसमेंट अगर लें तो यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट माइनस एस है. डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एस डिस्टेंस है. तो फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला लगाओ. तो इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, प्लस 2a की जगह माइनस ए रख दो, s की जगह माइनस एस रख दो. तो ये 50 स्क्वायर प्लस 2as आ गया, और फिर 2as की वैल्यू रख दो ऊपर से. तो 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आ गया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4900 आएगा v स्क्वायर. तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस 70 होगी. तो स्पीड पूछा है तो ये 70 है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ वाली स्पीड लेफ्ट साइड में होगी, तो वेलोसिटी इसकी माइनस 70 होनी चाहिए. अगर हम राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मानते हैं तो यहाँ की वेलोसिटी माइनस 70 होगी. अगर ये प्लस और माइनस दोनों दिए होते तो माइनस 70 आंसर होता. एज द बेस्ट आंसर इट इज 70. तो ये 10 नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल इसके बाद भी आगे जाता है और फिर एक्सेलरेशन से लौटता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन इज ऑब्टेन्ड फॉर द ट्रांजिशन. तो ये मैं बना लेता हूं. n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6. जिस ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी.
तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू विल बी मोर इफ E विल बी मोर। और हमें दो चीज़ों के ध्यान रखना है कि ये जो एनर्जी गैप्स हैं बेटा, ये वाला गैप इससे बड़ा होता है, ये वाला गैप इससे बड़ा होता है। सपोज ये डेल्टा E1 है, ये डेल्टा E2 है, ये डेल्टा E3 है, तो ये गैप्स छोटे होते जाते हैं। एन बराबर 1 और 2 के बीच का एनर्जी गैप 2 और 3 से बड़ा होगा। सिमिलरली 2 और 3 से बीच का एनर्जी गैप 3 और 4 से बड़ा होता है। इसको डिफरेंट ऑर्बिट्स में एनर्जी निकाल करके डिफरेंस लेके चेक भी किया जा सकता है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है 2 to 1 और दूसरा है 6 to 2 और तीसरा है 1 to 2 और फिर है 2 to 6। ये फोर्थ है। तो इन दोनों को तो कंसीडर ही ना करो क्योंकि मुझे एमिशन चाहिए, ये तो एब्जॉर्प्शन है। अब इन दोनों में ये गैप और ये गैप कितना होता है, तो ये डेल्टा E1 ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर इज 2 to 1 में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। और आप निकाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है तो ये -13.6 है, सेकेंड में -3.4 है और इन्फिनिटी पे 13.6 है। तो ये वाला गैप तो 10.2 का है। आयनाइजेशन में एनर्जी है और ये वाला गैप पूरा सिर्फ 3.4 का है। यानी फर्स्ट और सेकंड का गैप सेकंड से इनफाइनाइट तक के गैप से भी ज्यादा है। तो 6 तक का तो और भी कम होगा। इसलिए नो डाउट 2 to 1 ट्रांजिशन में एनर्जी ऑफ फ्यूक्टॉन एमिटेड इज मैक्सिमम। और इसको तो इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि ये एमिशन है ही नहीं है। ये लोअर से हायर जाएगा तो एक्साइटेशन है। फोटॉन विल नॉट बी एमिटेड, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और रेडियस अबाउट 10⁻⁻15 मीटर का क्यूब और एटम की रेडियस अबाउट एंगस्ट्रॉम में होती है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 10⁻⁻5 का क्यूब तो 10⁻⁻15 आ गया। तो कितना छोटा है, तो न्यूक्लियस का साइज मतलब वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम का लगभग 1/15 टाइम्स होता है। 1/10⁻15 टाइम्स होता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि मतलब रेडियस अप्रॉक्सीमेट न्यूक्लियस की और एटम की कितनी होती है। दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील। लगभग सबको मालूम है कि एटॉमिक साइज एंगस्ट्रॉम में होता है और न्यूक्लियर साइज फर्मी में होता है। ये देखिए, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे लिखिए, विग्योर लिख लीजिए पहले, या ऐसे लिख लो। सबसे पहले गामा रेज होती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट होती हैं। नहीं, गामा रेज के बाद एक्स रेज होती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट होती हैं, फिर पूरा स्पेक्ट्रम होता है, VIB GYOR, ये विजिबल है। देन आफ्टर दैट इंफ्रारेड होती हैं, फिर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल। अच्छा, इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी
बढ़ती है, इधर जाने पे लैम्डा बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो अब ये इनमें से किसी से तो दे ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर की वेवलेंथ और ज़्यादा है। अब देगा तो या तो एक्सरेज से देगा या गामा रेज से देगा। एक्सरेज तो है नहीं, तो गामा रेज से ये दे सकता है। Wavelength lambda E of an electron and lambda P of a photon are of the same energy. E is related by, तो lambda E लिख देते हैं, तो H अपॉन √2 mass of electron into E, और lambda P is equal to H अपॉन mass of proton into E। lambda का मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ, अदरवाइज पार्टिकल की तो वेवलेंथ होती भी नहीं है, मैटर वेव यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू √ ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर रूट। तो ये तो बेटा कांस्टेंट है, तो लैम्डा ई और लैम्डा पी में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं घुमाया गया था। एक्चुअली इसमें स्टूडेंट ज़्यादा सोचने लगते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं। फिर ये ऑड नंबर का प्रॉब्लम है। ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन फॉर 20 सेकेंड, तो t बराबर 0, t बराबर 10, t बराबर 20। पूरे में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और पहले 10 सेकंड में ये s1 चलता है और s2 चलता है नेक्स्ट 10 सेकंड में। तो चाहो तो इसको निकाल लो s1 और s2, और चाहो तो एक गैलीलियो ऑड नंबर की थ्योरम होती है, उससे आप सीधे कह सकते हो s2 इज इक्वल टू 3s1। अगर इनिशियल एक्सेलेरेशन वेलोसिटी 0 है और एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, तो इक्वल इंटरवल में चली गई डिस्टेंसेस का रेशियो 1:3:5 होता है। तो अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये s1 है तो 3s1 होगा, तो s2 इज इक्वल टू 3s1। The ratio of shorter limits of Lyman series and Balmer। तो लाइमन सीरीज का मतलब होता है Z बराबर 1, दोनों हाइड्रोजन के लिए हैं, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी इन्फिनिटी टू 1, और बामर के लिए होगा Z बराबर 1 इन्फिनिटी टू 2। फार्मूला आप जानते हैं, लैम्डा 1, इसको लाइमन सीरीज के लिए कह दीजिए R² 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। 1 अपॉन बामर इज इक्वल टू RZ² 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा लाइमन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/4।
तो लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा लाइमन इज इक्वल टू 4:1 आ गया, लेकिन आंसर 1:4 होगा क्योंकि मुझसे लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी पूछा लिखा है। लाइमन पहले है, बामर बाद में है, तो लाइमन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे पहले और उस अपॉन लैम्डा बामर बाद में लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के जो 736 लोग देख रहे हैं, कई लोगों का गड़बड़ इसी चक्कर में हुआ होगा, कहीं बेचारे ये भाग दे गए और 4:1 आ गया, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली आंसर में दिया हुआ है, तो वो उसी को मार्क करके चले आए होंगे। प्लीज़ रिमेंबर, अगर 1:4 या 4:1 दोनों ना होते, कोई एक होता, तो मोस्ट करेक्ट के हिसाब से वो हम करेक्ट कर देते, बट जब दोनों दिए हैं तो ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का रीजन ये है, ये सेकेंड एक्साइटेड है, तो n बराबर 3 लेंगे, n बराबर 2 नहीं लेंगे। ये ग्राउंड स्टेट होती है, यहाँ एनर्जी -13.6, दिस इज ग्राउंड स्टेट, n बराबर 1, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, n बराबर 2, और En बराबर होता है -13.6 z² अपॉन n²। तो n की वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 3.4, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n बराबर 3 होता है, ये -1.51 होता है, तो E3 बराबर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -E3 -E3, तो माइनस ऑफ -1.51 EV, तो प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑप्शन होगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, नहीं एक और है, हाँ ये फिजिक्स का नहीं है तो ओके, ये केमिस्ट्री पर्सन डिस्कशन करेगा। तो लेट मी अगेन स्विच ऑन टू द फिजिक्स। और बेटा ये थे आपके मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।